हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों कंप्यूटर में दोस्तों ये टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तकनीकी विकास एवं नवाचार। दोस्तों एक ही वीडियो में इसका थ्योरी समाप्त कर दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इसके आपको क्वेश्चन में लेके उपस्थित होऊंगा। आइए दोस्तों, ये जरा एक तरीके से कहिए कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लॉन्ग है, इसे कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है और हर बार एक क्वेश्चन आपको मिलते ही है। यहां पे देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत ही दोस्तों फेमस हो चुका है। आप हर एक क्षेत्र में देख रहे होंगे एआई का बहुत बड़ा ही रोल आ गया है। अगर आप देखेंगे दोस्तों कि आपको जो है, अगर हम टीचिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो टीचिंग में भी अब एआई का कमाल होने लगा है। मींस कि दोस्तों एआई से अब वीडियो आप भी देखे होंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आती हैं, ठीक है। आप अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में प्रीवियस में चले जाइए, एआई जनरेटेड आपको अच्छी तरीके से वीडियो मिल जाएगी और आप उसको देख भी सकते हैं। यहां पे देखिए, एआई कंप्यूटर साइंस में आकर्षक और सार्वभौमिक क्षेत्रों में से एक है जिसका भविष्य बहुत बड़ा दायरा है, ठीक है, जिसके भविष्य में बहुत बड़ा दायरा है। एआई में मशीन को मनुष्य की तरह काम करने की प्रवृत्ति होती है। जिस तरीके दोस्तों मनुष्य सोचता समझता है, उस तरीके दोस्तों एआई भी सोचता समझता है, उसके बाद काम करता है। मतलब इसमें कहा जाए दोस्तों कि पूरा फंक्शनलिटी एल्गोरिथम पे बेस्ड होती है। आगे देखिए दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस से मिलकर बना है, जहां आर्टिफिशियल का अर्थ है मानव निर्मित। अरे भाई, मानव ही तो इसको बनाया, ठीक है, तो आर्टिफिशियल का यह मतलब है। और इंटेलिजेंस का अर्थ होता है सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति मतलब आपके थॉट में क्या चल रहा है वैसे एआई में चलता है, ठीक है। यहां पे देखिए, जिससे एआई का अर्थ बना मानव निर्मित सोचने की शक्ति, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको इंग्लिश में कहा गया। जिससे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस का वह क्षेत्र जिसके द्वारा हम बुद्धिमान मशीनें बना सकते हैं जो मनुष्य की तरह सोच सकती है और निर्णय लेने में सक्षम है, ठीक है, वो है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मींस एआई। अभी देखिए, बहुत बार एक क्वेश्चन आया दोस्तों कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है? तो है दोस्तों जॉन मैकर्थी हैं। अगर फादर ऑफ इंटेलिजेंट आए तो आप मैकर्थी साहब को सिलेक्ट करिएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। ये है दोस्तों जॉन मैकर्थी। यही है दोस्तों वो शख्स जिन्होंने एआई डेवलप्ड किया, ठीक है, इनका अहम योगदान है। यहां पे देखिए टाइप्स ऑफ एआई। टाइप्स ऑफ एआई में बहुत सारे इसके टाइप्स भी हैं। टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज, मतलब नैरो एआई है, जनरल एआई है और सुपर एआई है। यहां पे देख टाइप्स ऑफ एआई बेस्ड ऑन द फंक्शनलिटीज। फंक्शनलिटीज में कौन कौन से? रिएक्टिव मशीन्स हैं, लिमिट मेमोरी है, थ्योरी ऑफ माइंड है और सेल्फ अवेयर एआई है, ठीक है। आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एआई में देख लीजिए, एआई के अनुप्रयोग मतलब ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह जो है दोस्तों, विदाउट ड्राइवर, विदाउट ड्राइविंग, मतलब देखिए अभी तक हमें एक ड्राइवर की आवश्यकता होती है, विदाउट ड्राइवर जो है ये कार जो है चलेगी, वो एआई का ही कमाल है। बिजनेस देखिए, बिजनेस के फील्ड में अहम योगदान है। एजुकेशन में बहुत ही रोल है, अभी बताया ना कि अब एआई रोबोट जो है दोस्तों वो अब टीचिंग करवा रहा है, मतलब वो ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, सब पे जो है अब रोबोट भी पढ़ाने लगा है। यहां पे देखिए फाइनेंस के क्षेत्र में है ये, मैन्युफैक्चरिंग में है ये, गेमिंग में तो जबरदस्त दोस्तों एआई का कमाल है, गवर्नमेंट के क्षेत्र में है और हेल्थ केयर में भी एआई का है। देखिए जैसे आप देखेंगे ऑपरेशन, अरे आप वो वाला देखिए, हाँ, ऑपरेशन के क्षेत्र में भी एआई इस समय काम करने लगा है।
या अब आप बिग डाटा प्रोसेसिंग के बारे में समझेंगे। देखिए दोस्तों, एआई में बहुत ज्यादा मैंने नहीं खींचा, क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको हर एक टॉपिक मुझे कवर करना है, मैं आपको बताया ही हूं, उसी अकॉर्डिंग मैं वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। बिग डाटा प्रोसेसिंग में देखिए, बिग डाटा शब्द आमतौर पर ऐसे डेटा सेट्स को दर्शाता है जो बहुत बड़े, जटिल होते हैं और सामान्य डेटा प्रोसेसिंग द्वारा प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किए जा सकते हैं। वे हैं दोस्तों बिग डाटा प्रोसेसिंग। ये डाटा सेट विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया, सेंसर, इंटरनेट एंड मोबाइल डिवाइस। ठीक है, यह डाटा स्ट्रक्चर सेमी स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर प्रकार के होते हैं। यहां पे देखिए, बिग डाटा एनालिटिक्स बड़े और विविध डेटा सेट को विश्लेषण करने की प्रक्रिया को, मतलब बड़े और विविध डेटा सेट्स का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को बिग डाटा एनालिटिक्स कहा जाता है। यह स्टैटिकल एनालिसिस है, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग एंड प्रिडिक्टिव मॉडलिंग जैसी उन्नत विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके विशाल डेटा सेट्स से महत्वपूर्ण जानकारियां निकालता है। आगे देखिए दोस्तों, वेयर बिग डाटा एनालिटिक्स यूज, कहां बिग डाटा एनालिटिक्स यूज होता है उसको समझिए। बिग डाटा एनालिटिक्स का उद्देश्य संगठनों की अधिक सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने, संचालक क्षमता बढ़ाने, ग्राहक अनुभवों और सेवा में सुधार करने और प्रतिस्पर्धी दुनिया में अपनी संबंधित उद्योगों को बनाए रखने में मदद करती है। बिग डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस में देखिए, डेटा एकत्र करना, संग्रहित करना मतलब स्टोर करना, संसाधित करना, विश्लेषण करना, रणनीतिक व्यावसायिक निर्णय लेने के लिए परिणामों को दृश्यीकरण करना शामिल है। ये बिग डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस में दोस्तों ये सब नोट्स बहुत समझ लीजिए बहुत मुश्किल से ही मिलेंगी और मैं वो आपको बहुत आसान तरीके से प्रोवाइड किए दे रहा हूं। यहां पे देखिए बिग डेटा कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं। वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब मात्रा, ठीक है, वेलोसिटी मतलब वेग और वैरायटी मतलब विविधता। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। हाँ दोस्तों, जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उनको मैं इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे देखिए बिग डाटा, वॉल्यूम मतलब कि स्केल ऑफ डाटा, वैरायटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ डाटा, वेलोसिटी एनालिसिस ऑफ डाटा और वेरासिटी मतलब अनसर्टेनिटी ऑफ डाटा। आगे देखिए टाइप ऑफ बिग डाटा। टाइप ऑफ बिग डाटा में स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सेमी स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ठीक है, इसके ये टाइप है। मतलब कि देखिए डाटा स्ट्रक्चर्ड में कौन कौन से है। इजी डिस्प्लेड इन रिलेशनल डाटाबेस, टेबल, रो एंड कॉलम। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। मतलब हम किसकी बात करें, हम डीबीएमएस की बात कर रहे हैं ना, तो ये स्ट्रक्चर में आ गया। सेमी स्ट्रक्चर में देखिए, सेमी समटाइम्स दे लुक स्ट्रक्चर्ड, कुछ समय के लिए ये कैसे दिखता है, स्ट्रक्चर के आकार का दिखता है। और समटाइम्स अनस्ट्रक्चर्ड, और कभी कभी ये अनस्ट्रक्चर्ड की तरह दिखता है। यहां पे देखिए जैसे आधार डाटा, सोशल मीडिया डाटा, सेंसर, ये सब किस में आएंगे, सेमी स्ट्रक्चर्ड में आएंगे। अब अनस्ट्रक्चर्ड में देखिए दोस्तों, मतलब अगर सेमी स्ट्रक्चर्ड की बात करें दोस्तों तो ये स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का कॉम्बिनेशन रूप है। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड भी है इसमें और प्लस अनस्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब अनस्ट्रक्चर्ड में देखिए द डाटा इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, ये डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। देयरफॉर कैन नॉट बी डिस्प्ले इन रो एंड कॉलम, और ये रो और कॉलम में डिस्प्ले नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों तीनों, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। आगे देखिए
यहाँ पे बिग डाटा टूल्स देखिए, बिग डाटा प्रोसेसिंग टूल्स में कौन कौन, जैसे हडूप है, महाउट है, स्पार्क है, हाइव है, पीआईजी है और एच बेस है, नॉन एसक्यूएल है और आर टूल इसमें आते हैं। इसके नाम आप याद रखिएगा, इन नाम से आपको मैच हो जाएंगे जो भी ऑप्शन में आएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जो कंप्यूटर और मशीन्स को डेटा से सीखने, पैटर्न पहचानने और न्यूनतम मानव हस्तक्षेप के साथ निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य ऐसे एल्गोरिदम विकसित करना है जो समय के साथ अपने प्रदर्शन में सुधार कर सके जब उन्हें अधिक डेटा के संपर्क में लाया जाए। यह क्षमता मशीनों को स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति, जैसे देखिए आदमी जो है समय के अनुसार हर एक चीज बदलता है, उस तरीके दोस्तों हमारी मशीन भी समय के अनुसार बदले अपने आप को, उस तरीके से दोस्तों मशीन लर्निंग का काम होगा। यहां पे देखिए मशीन लर्निंग का शब्द प्रयोग सर्वप्रथम, इनका नाम याद कर लीजिए, आर्थर सैमुअल। आर्थर सैमुअल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1959 में किया था। कब किया था? 1959 में मशीन लर्निंग शब्द का प्रयोग किया था। यहां पे देखिए डेटा ट्रेनिंग द मशीन, किस तरीके से, बिल्ड ऑफ मॉडल, ठीक है, और प्रिडिक्टिंग आउटकम, ठीक है, प्रिडिक्टिंग आउटकम मतलब बढ़ना चाहिए ना। आगे देखते हैं कैटेगरी ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की कैटेगरी आपको दिखा देता हूं। मशीन लर्निंग टाइप, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में कौन कौन से आएंगे? हाउसिंग प्राइस प्रेडिक्शन आएगा और मेडिकल इमेजिंग आएगा। अनसुपरवाइज लर्निंग में कस्टमर सेगमेंटेशन आएगा, मार्केट बास्केट एनालिसिस आएगा और सेमी सुपरवाइज लर्निंग में टेस्ट क्लासिफिकेशन आएगा और लेन फाइंडिंग ऑन जीपीएस डाटा आएगा। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में ऑप्टिमाइजिंग मार्केटिंग आएगा और ड्राइवरलेस कार आएंगी, ये रीइंफोर्स लर्निंग में आएगा, ठीक है। आगे देखिए अब डीप लर्निंग की हम बात करेंगे। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक ब्रांच है दोस्तों जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित होती है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एआई में यूज होता है, यह ध्यान रखिएगा। यह डेटा के भीतर जटिल पैटर्न और संबंधों को सीखने में सक्षम है। यह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पर आधारित है जिसे हम डीप न्यूरल नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। यह न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क के जैविक न्यूरॉन्स की संरचना और कार्य से प्रेरित हैं और उन्हें बड़ी मात्रा में डेटा से सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह है दोस्तों डीप लर्निंग। देख लीजिए किस तरीके डीप लर्निंग में एक दूसरे कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस। आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों आईओटी की बात करेंगे, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। अगर कहा जाए दोस्तों तो इस समय इंटरनेट ऑफ थिंग्स होम से लेके कारों तक बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जितनी चीजें आप कनेक्टिविटी प्रदान करते हो वो सब दोस्तों इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही रोल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए आईओटी का पूरा नाम है दोस्तों केविन एस्टन। पूरा आईओटी का नाम केविन एस्टन द्वारा 1999 में दिया गया। तो दोस्तों 1999 ये तो बहुत नजदीक है, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब केविन एस्टन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इनका नाम बहुत बार पूछा गया है कि आईओटी का नाम किसने दिया है, तो वो है दोस्तों केविन एस्टन द्वारा 1999 में दिया गया, याद रखिएगा। या विभिन्न सेंसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कनेक्शन है, ठीक है। या फिजिकल डिवाइस जैसे वाहन, घरेलू डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड अन्य वस्तुएं जैसे सेंसर, सॉफ्टवेयर के बीच के कनेक्शन को संदर्भित करता है, जो इन चीजों को डेटा कलेक्शन व
एक्सचेंज आदि को सक्षम बनाता है। एम्बेडेड सिस्टम के पारंपरिक क्षेत्र वायरलेस सेंसर नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमेशन और अन्य सभी चीजें के इंटरनेट को सक्षम करने में योगदान करते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डायग्राम है। जो देखिए यहां पे क्या जुड़ा है, यहां पे आपका एसी जुड़ गया है, यहां पे बल्ब जुड़ गया है, यहां पे देखिए यहां पे आपका कंप्यूटर जुड़ गया है, कैमरा जुड़ गया है, ठीक है, और ये टीवी जुड़ गया है। इसी तरीके सारी डिवाइसेस, यहां तक कि लॉक भी जो है आईओटी से आप जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आईओटी का ही देन है। कैरेक्टरिस्टिक आप आईओटी देखिए, कनेक्टिविटी आएगा, इसमें इंटेलिजेंस आएगा, सेंसिंग आएगा, डायनेमिक नेचर आएगा, स्केल आएगा, हेटेरोजेनिटी आएगा, सिक्योरिटी आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, स्केलेबिलिटी आएगा और इंटीग्रेशन आएगा। ये सब दोस्तों इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। एप्लीकेशन में देखिए आईओटी की एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें क्या कहा, स्मार्टफोन एप्लीकेशन आएगा, वेरिएबल आएगा, हेल्थ आएगा, ट्रैफिक मॉनिटरिंग में बहुत बड़ा रोल है आईओटी का, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट सिटी बनाने में, रिटेल में और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में एआई का ही दोस्तों एप्लीकेशन है। अब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन आईओटी, आईओटी की टेक्नोलॉजी किस किस में आप यूज करते हो वो सब अब हम नीचे डिस्कस। देखिए ब्लूटूथ के बारे में आप जानते हैं, डिवाइसेस को जोड़ने में बहुत आसानी होती है, तो ये सब मैं डिस्कस, जो थोड़ा सा कठिन है उनको डिस्कस करूंगा। जैसे ब्लूटूथ, लो एनर्जी, वाईफाई, लो पावर वाईफाई भी होता है, ठीक है। लो पावर वाईफाई दोस्तों लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? लॉन्ग रेंज के लिए यूज किया जाता है। लाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड फिडिलिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पे हम सेलुलर नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। देखिए सेलुलर नेटवर्क एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसके माध्यम से मोबाइल डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। यहां पे देखिए बेस स्टेशन सेल को नेटवर्क कवरेज प्रदान करता है, जिसके माध्यम से डेटा और फाइलों को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर किया जाता है। प्रत्येक सेल का एक टावर होता है जो एक फिक्स लोकेशन पे होता है, जिसमें मौजूद सेल की रेंज 30 किलोमीटर या उससे अधिक हो सकती है। गजब। यहां पे देखिए यह नेटवर्क लंबी दूरी तक कम्युनिकेशन करने में सक्षम होते हैं। एक लोकप्रिय सेलुलर नेटवर्क में मोबाइल कम्युनिकेशन जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, मतलब कि जीपीआरएस, इसका दोस्तों फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस होता है, सर्विसेस, ठीक है। और जीएसएम एंड सीडीएम, सीडीएम का फुल फॉर्म क्या है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, इसको भी लिख दूं, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। यहां पे ये देखिए स्टैटिक नेटवर्क, ये देखिए दोस्तों, ये है अब कहेंगे इसको, आप बोलेंगे कि ये जो है आईओटी किस तरीके से देखिए जुड़ा हुआ है। देखिए एक एक नेटवर्क में कई सारी डिवाइसेस जुड़ी हुई है। यहां पे देखिए एक एक नेटवर्क में कई, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल बोलते हैं। ये सब क्या है दोस्तों? सेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये सेल है, और ये क्या है दोस्तों? ये सेल है। तो ये सब देखिए आपस में फिर टावर से कनेक्टेड होते हैं। यहां पे अब जेड वेव क्या है दोस्तों? जेड वेव थोड़ा समझ लीजिए। जेड वेव एक प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग होम ऑटोमेशन के लिए डिवाइसेज के बीच कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है, या लो कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। और लेटेंसी इसकी होती है, लेटेंसी मतलब जैसे मोबाइल है और नेटवर्क से जो कनेक्टेड के बीच का चीज होती है उसे हम लेटेंसी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा।
100 किलो बिट्स पर सेकेंड या एक गीगाहर्ट्ज की स्पीड वाले पैक के लिए विश्वसनीय है। ये ध्यान रखिएगा। यह सिग्नलिंग नियंत्रण के लिए उपयोग करता है और मेश टोपोलॉजी का उपयोग करता है। ये देखिए, ये हाउस में सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है ना, घर के अंदर। तो बस होम डिवाइस बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है जेड वेव। ठीक, आगे देखिए, RFID मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। प्रीवियस पेपर में दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। RFID टैक्स डिवाइस, स्मार्टफोन आदि की पहचान करने में उपयोगी है। RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी पर मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं और उन्हें टैगवा रीडर के बीच साइड की सीधी लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। यह सस्ती है और बहुत कम बिजली का उपयोग करती। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का उपयोग इनडोर मूविंग नेविगेशन, स्मार्ट पार्किंग, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, बैटरी कम रिमोट कंट्रोल डिवाइस एप्लीकेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे RFID टैग में देख लीजिए कौन कौन जुड़ा हुआ है, सब चीजें तो ये सी, ठीक है, कैमरा, सब कुछ तो जोड़ दिया गया है। ठीक, ये X10 क्या है, नई नई चीजें दोस्तों को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। यहाँ पे देखिए, IoT में होम ऑटोमेशन के लिए X10 प्रोटोकॉल लोकप्रिय है। यह पावर लाइन सिग्नलिंग तकनीक फिजिकल लेयर के रूप में घरेलू वायर को मौजूदा वायरिंग का उपयोग करती है। X10 डिवाइस अन्य बिजली की डिवाइस जैसे बल्ब, पंखे, एयर कंडीशनर आदि के समान दीवार में प्लग के लिए इंटरफेस करने के लिए सरल है। X10 होम ऑटोमेशन रिमोट कंट्रोल का उपयोग लाइट और अन्य X10 डिवाइस का ऑन और ऑफ करने के लिए किया जा सकता है। यहाँ पे जिग्बी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिग्बी एक तरह का वायरलेस डिवाइस है। वायरलेस डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, जिग्बी के सेटअप में यूजर को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं और जिग्बी ज्यादा मात्रा में एनर्जी को कंज्यूम भी नहीं करते हैं। जिग्बी का निर्माण IoT नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। यहां पे देखिए, ये है दोस्तों जिग्बी। अब 5G तो आप यूज कर रहे हैं, जान ही रहे हैं, 5 जनरेशन का नेटवर्क। 4G का इंप्रूवमेंट 5G आया है। 5G टेक्नोलॉजी मोबाइल नेटवर्क को पांचवा जनरेशन है। यह सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्क है जिसे वायरलेस नेटवर्क की स्पीड और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए डेवलप किया गया। यह टेक्नोलॉजी डाटा क्वालिटी को भी बढ़ाती है जो वायरलेस नेटवर्क को ट्रांसमिट किया जा सकता है। यह यूजर को आसानी से बड़े डेटा को डाउनलोड करने तथा उसे शेयर करने में आसानी होगी। 5G नेटवर्क रेडियो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। 5वीं पीढ़ी का वायरलेस तकनीक अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब मोबाइल से टावर के बीच, ध्यान रखिएगा, ये है मोबाइल और ये है टावर। ठीक है, इनके बीच के जो एरिया होते हैं उसे हम लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी और मल्टी GBPS डाटा स्पीड पहुंचाने में सक्षम है। यह है दोस्तों आपका 5G जनरेशन का नेटवर्क। आगे देखिए, GPRS जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। यह एक वायरलेस कम्युनिकेशन नेटवर्क है। किसी मोबाइल नेटवर्क में GPRS के द्वारा हम डेटा या सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्राप्त, ये नहीं रहेगा, प्राप्त कर सकते हैं। GPRS एक मतलब 2.5G नेटवर्क है क्योंकि यह दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी के मध्य में नेटवर्क आया। अच्छा, यहीं पे LTE के बारे में जान लीजिए। LTE थर्ड जनरेशन का 3G थर्ड जनरेशन का नेटवर्क है और LTEA ये है दोस्तों फोर्थ जनरेशन का नेटवर्क। ध्यान रखिएगा,
ये किस जनरेशन का है? ये 4th जनरेशन का है। तो यहीं पे अब इसको देख लीजिए, जीपीआरएस में डेटा दरें 56 केबी पर सेकंड से लेकर 114 केबी पर सेकंड तक होती हैं। यह मोबाइल फोन से इंटरनेट एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मल्टीमीडिया वेबसाइट को एक्सेस किया जा सकता है। अब आपका तो पूरा दोस्तों पूरी तरीके से ये समझ में आ गया है, ठीक है। यहां पे देखिए ये जीपीआरएस सिस्टम का जो है डायग्राम है। यहां पे देखिए पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द जीपीएस सेलुलर नेटवर्क, हाई डाटा स्पीड 21.4 केबी पीएस पर टाइम स्लॉट अप टू 8 टाइम स्लॉट, ठीक है, मतलब 171.2 केबीपीएस। यहाँ पे फिजिकल चैनल फॉर द डाटा ट्रांसमिशन असाइन टू द डिमांड कैन बी द शेयर विद द अदर यूजर। ये देखिए पैकेट कंट्रोल यूनिट है, ये विजिटेड ये जीएसएम है दोस्तों, ठीक है, और ये गेटवे लगा है, ये पीएसटीएन, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जीबी और एसजीएसएन और फिर यहाँ पे एसजीएसएन और फिर एक्सटर्नल डाटा नेटवर्क, ठीक है। ये है दोस्तों जीपीआरएस और ये है जीएसएम, ठीक। ये रहा दोस्तों आपका फुल कंप्लीट वीडियो। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। मैं इसका जल्द से जल्द दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने लेके प्रस्तुत हो जाऊंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।